और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। एक मुहावरों के जरिए क्या भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई? मुहावरों के जरिए क्या यह बताने की कोशिश की गई कि भारत में शूरवीरों की कमी है? मुहावरों के जरिए क्या यह हमारी मानसिकता में ढाला गया कि जो भी थे ताकतवर या आपके ऊपर जिन्हें हुकूमत करी वो विदेशी थे और आपके राजा महाराजा, आपके योद्धा, आपका तमाम जो गौरवशाली इतिहास उसके सामने बौना है? हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं और ये चर्चा हमारे लिए किस लिए जरूरी है? अगर आप ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, तो पहले आप ये गाना सुनिए। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं? तो अब तक भारतीयों की शायद यह मानसिकता रही कि सिकंदर ने पोरस से लड़ाई की तो मैं क्या करूं। हमने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर सिकंदर ने वाकई में पोरस को हराया था या इतिहासकारों ने, क्योंकि यह पूरा का पूरा इतिहास जो था वो यूनान का लिखा गया था, ग्रीस का लिखा गया था, और उनके इतिहासकारों ने अपने राजा को खुश करने के लिए हो सकता है बता दिया हो कि सिकंदर ने पोरस से विजय हासिल की थी। क्योंकि कुछ इतिहासकारों का यह मत भी है कि अगर सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था तो उसकी जो कहीं ना कहीं सेनाएं जो हैं वो मगध, यानी कि आज मौजूदा जिस बिहार क्षेत्र की हम बात करते हैं, मगध साम्राज्य तक पहुंच जाता। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पे अब चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा की बड़ी वजह क्या है? चर्चा की बड़ी वजह है हाल ही में उज्जैन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने एक मुहावरे में परिवर्तन किया है। वो मुहावरा है जो जीता वही सिकंदर। अब उनका कहना है जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य। क्या है पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। उज्जैन नगरी सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जानी जाती है और इसीलिए उनके नाम से विक्रम संवत है। अब उज्जैन शहर में स्थित सम्राट विक्रमादित्य के नाम वाले विक्रम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुहावरा बदला जा रहा है। मुहावरे में सिकंदर का स्थान सम्राट विक्रमादित्य ने ले लिया है। कल परसों हमारे विभागाध्यक्ष लोगों की बैठक थी, तो उसमें ऐसी कोई बात आई जिसमें मतलब किसी ने ऐसे चर्चा किया कि जो जीता वही सिकंदर। फिर मुझे याद आया कि स्वामी विवेकानंद ने आज के कई साल पहले उन्होंने 5 संकल्प दिए थे कि भारत 2050 में कैसे एक विकसित राष्ट्र होगा। उसमें उन्होंने 2 संकल्प थे जिसका जिक्र जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी दिया था। उसमें था कि अपनी विरासत पर गर्व। कोई भी समाज, कोई भी परिवार या राष्ट्र यदि उसके युवा अपने विरासत को नहीं जानेंगे, उस पर गर्व नहीं करेंगे, तो वो कभी भी विकसित राष्ट्र में डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए जो ये मुहावरा प्रचलित है, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर हमारे युवाओं के लिए कोई आइकॉन नहीं हो सकता। हमारे अपने महापुरुष आइकॉन क्यों ना हो, उनका नाम क्यों ना लिया जाए। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की प्रचलन जो है विक्रम विश्वविद्यालय शुरू कर रहा है, एक अभियान के तहत शुरू कर रहा है, जिसमें ये मुहावरा रहेगा कि जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य कई माने में जो है सिकंदर से बहुत ही परे हैं, और हमारा विश्वविद्यालय जो उनके नाम पे है। हमारा विश्वविद्यालय के बच्चे, हमारे युवा सब ये जाने कि कौन है विक्रमादित्य और उनका नाम लें, बजाय कि वो जो है हमारे देश को एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश को लूटा है, हमारे देश की संस्कृति को खराब किया, ऐसे व्यक्ति का नाम लें। उसके बजाय ऐसे व्यक्ति को लो जिस पे पूरा उज्जैनी गर्व करता है। कई मुहावरे प्रचलन में रहते हैं, फिर वो आम भाषा बन जाते हैं। तो ये मुहिम चलेगी कि यदि इस तरीके के जितने भी मुहावरे हमारे साहित्य, हिंदी साहित्य में या जहाँ भी आते हैं, हम लोग की कोशिश रही कि हर जगह बदल करके इस तरीके के मुहावरे आएँ जो हमारे महापुरुषों को समाहित करें, ना कि ऐसे लोगों को समाहित करें कि जो हमारे देश को, हमारी संस्कृति को खराब करें। तो हम कोर्स कंटेंट यदि कहीं भी किसी जगह ये मुहावरे कोर्स कंटेंट में वहाँ बदलेंगे। दूसरा, हमारे जितने भी फंक्शंस होंगे वहाँ इसको प्रचार प्रसार करने के लिए इसकी व्यवस्था की।
वहीं मुहावरा परिवर्तन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। और राजा भोज का बदला जा रहा है और अभी ये तो शुरुआत है, ये पता नहीं क्या क्या करेंगे ये मोदी। मैं इस स्लोगन से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप तो यह कह दीजिए, क्योंकि जिस ढंग की गुलामी और मानसिक विक्षिप्तता का दौर चल रहा है, जो जीता वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यह कर दे भाजपा पाठ्यक्रमों में। इससे पहले मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कई मुगल कालीन नामों को फिर से बदलकर उनके पुरातन नामों के आधार पर नाम परिवर्तन कर चुकी है। हालांकि सवाल ये है कि हम क्यों नहीं भारत के गौरवशाली इतिहास को याद करें? हम क्यों नहीं हमारे इतिहास से ही हमारे योद्धाओं का उदाहरण दें? आखिर विदेशी और आक्रांताओं को, जिन्होंने भारत को लूटा और हत्याएं की, उन्हें याद करने की पैरवी करने वालों का आखिर मकसद क्या है? अभय तिरवार, पब्लिक फर्स्ट, उज्जैन। कि किस तरह से पूरा का पूरा ये मामला है और ये पूरे के पूरे मामले पे हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण चर्चा है और इस चर्चा में इन तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाया गया। क्या वाकई में सिकंदर महान था या महान था ही नहीं, उसे गलत तरीके से पढ़ाया गया, इतिहास ही गलत पढ़ाया गया? और अगर ये पढ़ाया गया तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही? क्योंकि देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था। चलिए, उससे पहले भी काफ़ी कुछ किया जा सकता था। नहीं करने के पीछे क्या वजह है और अब करने के पीछे क्या बड़ी वजह है? इस परिवर्तन से हमारी मानसिकता में क्या कुछ असर पड़ेगा? क्या हम वाकई में अगर इतिहास में कुछ चीज़ें बदल देते हैं, अक्सर कहते हैं इतिहास में क्या रखा है आप बदल देंगे, वर्तमान देखिए। इतिहास में अगर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं या उसको परिवर्तन ना कहें, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो तमाम जो पिछले पन्ने हैं, जो कहीं ना कहीं उनका रंग जो है वो पीलापन हो चुका है उसके अंदर, उसको बदलने से, स्याही से नए सिरे से लिखने से क्या कुछ होगा? किस तरह से मानसिकता बदलेगी और ये क्या वाकई में ज़रूरी है? इन तमाम पहलू पर बहुत ही खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत से पहले मैं उन तमाम हमारे जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराता हूँ। हमारे साथ विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारे साथ श्री राम तिवारी जी जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं, जो कि सम्राट विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक हैं। श्री राम तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल बुलचंदानी जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यूथ कांग्रेस के युवा नेता विवेक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत प्रोफेसर साहब आपसे करना चाहूंगा। एक सीधा सा सवाल है, जो जीता वही सिकंदर नहीं, सम्राट विक्रमादित्य कहिए। सवाल बस ये है, सिकंदर की जगह हम रिप्लेस करके विक्रमादित्य कर रहे हैं। सिकंदर महान था लेकिन हम विक्रमादित्य बोलेंगे अब, क्योंकि साहब हम भारतीय हैं तो हम भारतीय नाम लेंगे। यह सिकंदर महान था ही नहीं, हमें गलत पढ़ाया गया। थोड़ा स्पष्ट कीजिए सर। सिकंदर महान हो सकता है, वो अपने देश के लिए हो सकता है। भारतवर्ष के युवा जो है, अब हमारे महापुरुषों की कमी नहीं है। विक्रम विश्वविद्यालय जिसके नाम पे है, वो एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हमारे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे है। मैंने जब विक्रम विश्वविद्यालय ज्वाइन किया जी, तो कुछ ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चे विक्रम, जब उनसे सम्राट विक्रमादित्य के बारे में पूछो तो कभी कभी उनको पता ही नहीं रहता। विक्रम विश्वविद्यालय उनके नाम पे है, तो ऐसी चर्चा में आया कि हम उनको क्यों नहीं, हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पे क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं युवाओं को बताना चाहिए? नहीं, अगर आप खुद कह रहे हैं कि सिकंदर अपने देश के लिए महान हो सकता है, और जब हम कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, अगर इतिहास में ऐसे अगर हीरोज को हम लेते हैं जो कहीं विश्व में भी कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अहम योगदान दिया है, तो फिर उनको बोलने में क्या दिक्कत है सर? नहीं, मैं इतिहास का छात्र नहीं हूँ, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कई साल पहले उन्होंने लिखा था, युवाओं को उन्होंने एड्रेस किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 2050 में भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र होगा, विश्व गुरु होगा। उनमें उन्होंने 5 संकल्प दिए थे जी, जिसमें 2 संकल्प उनका बहुत महत्वपूर्ण है।
एक संकल्प उनका था विरासत पर गर्व, दूसरा गुलामी से मुक्ति। तो ऐसे यदि हम विरासत युवाओं को नहीं बताएंगे तो गर्व कैसे करेंगे? इसलिए ये जरूरी है कि हमारे महापुरुषों के बारे में बताया जाए, और खास तौर से जो विश्वविद्यालय जिनके नाम पे है उनको, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को बारे में बताया जाएगा तो उसके बारे में वो गर्व महसूस करेंगे। दूसरा, गुलामी से मुक्ति। उस कहीं ना कहीं यदि सम्राट विक्रमादित्य के बारे में लोग बोलते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो विक्रमादित्य के बारे में सोचेंगे और कहीं ना कहीं युवा उससे अपने को गर्वान्वित महसूस करेंगे और एक तरीके से विक्रम विश्वविद्यालय का भी गौरव इससे बढ़ेगा। मकसद आपका सिर्फ इतना है कि सर भाई हम विदेशी जो हैं उनके जो शूरवीर है, मैं शूरवीर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया सिकंदर को यहाँ पर कि वो आपने कहा महान हो सकता है, अपने देश के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब विश्व परिदृश्य हम कह रहे हैं कि सिकंदर को हम विश्व विजेता कहते हैं, जब विश्व विजेता हम सिकंदर को कह रहे हैं तो क्या इस पर आप मोहर लगा रहे हैं सर? मैं एक इसमें बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो इतिहास लिखा गया है वो एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने हमारी बौद्धिक क्षमता को, हमारे जो बौद्धिक संपत्ति थी कहीं ना कहीं उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ के लिखा। आज ये युवाओं को हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में करेक्ट करना और उनको युवाओं तक पहुंचाना ये आवश्यक है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं विवेक त्रिपाठी जी को बीच में लाऊंगा। विवेक जी, तो कैसा, मतलब क्या इसका मकसद जो बता रहे हैं कि साहब चूंकि हम भारतीय हमारे जो विजेता है उनका नाम, तो इस परिवर्तन को, जो मुहावरे में परिवर्तन को किया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से आज शिक्षा का स्तर है वो पूर्णतः बदहाल हो चुका है। आज मध्य प्रदेश का छात्र परेशान है, प्रदेश से शिक्षा के लिए पलायन कर रहा है क्योंकि एक तो महंगी है और ऊपर से गुणवत्ताहीन शिक्षा है। आप बात करें विश्वविद्यालय की तो यहाँ फर्स्ट ईयर के छात्र की भी विगत 3 वर्षों से परीक्षाएं नहीं कराई जा रही है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी हो चुकी है। आज उस शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की जगह इस तरीके के जो मैं समझता हूँ काम यहाँ पे किए जा रहे हैं, इससे किसी भी तरीके से छात्र को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आरएसएस के इशारे पे इस तरीके का चेंज किया जा रहा है। आज विक्रम विश्वविद्यालय में आप विक्रमादित्य जी को दिखाना चाहते हैं कि वो सिकंदर से अच्छे हैं, कल आप जीवाजी में महारानी लक्ष्मीबाई जी को इसी में वो कर देंगे। तो ये तो शूरवीरों की धरती है भारत। यहाँ तो जगह जगह आप देखेंगे, इतिहास में अगर पन्ने पलटेंगे तो जगह जगह हर प्रदेश में, हर संभाग में एक ना एक शूरवीर है जिसने भारत माता के लिए, इस धरती के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। तो क्या एक ही मुहावरे में हम हर संभाग में नया नाम जोड़ेंगे? क्या आप जीवाजी जाएंगे, महारानी लक्ष्मीबाई जी को उसमें जोड़ेंगे तो फिर वहां पे इतिहास में सिंधिया जी ने जो किया वो भी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। आप सिकंदर को गलत दिखाने की बात यहां पे कर रहे हैं। आप ही के भाजपा की सांसद अनुपम खेर जी की धर्मपत्नी, उनके, मेरे को भी किसी ने बताया कि उनके बेटे का नाम सिकंदर है, तो क्या वो गलत है? यहां पे इतिहास बदलने से बच्चों का भविष्य नहीं बदलेगा। अगर आप पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो ऐसे बदलाव होने चाहिए जिससे छात्रों को लाभ हो, छात्रों को आगे भविष्य में उससे लाभ मिले, नौकरी मिले। आज बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, उसको सुधार करने की जगह आप आरएसएस के इशारे पे इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इससे किसी भी तरीके से छात्रों को लाभ नहीं होने वाला है। आपने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को प्रयोगशाला बना रखा है। आपने हास्पद देखिए, पूरे विश्व भर में सिर्फ हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई मध्य प्रदेश में की जा रही है। ना किताबें मिल रही है, ना फैकल्टी मिल रहे हैं, ना छात्र मिल रहे हैं। पूर्णतः विफल योजना। इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के पैसे को बर्बाद करके आरएसएस के इशारे पे पूरा किया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था तो हम नहीं सुधार सकते। चलिए इस तरीके से कहीं ना कहीं हम ध्यान भटकाने का यहाँ पे प्रयास करें। आज मैं पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से, आपको पता है कि मध्य प्रदेश का छात्र कितनी बड़ी संख्या में प्रदेश छोड़ के अन्य राज्यों की तरफ शिक्षा अर्जित करने के लिए जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके यहाँ व्यवसायिक, यहाँ पे जो दुकानें खुल गई है, शिक्षा माफिया, आज शिक्षा व्यवस्था की जड़ों में शिक्षा माफिया ने अपनी जगह बना ली है। आज मध्य प्रदेश में शिक्षा बिक रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके आप विक्रम विश्वविद्यालय में पता कीजिए ना कि छात्रों की संख्या क्यों कम हो रही है। मैं एक बार मूल प्रश्न फिर से लेता हूं प्रोफेसर साहब, ऐसा नहीं लगता कि आपको कि कहीं ना कहीं एक तत्काल लोकप्रियता हासिल करने के लिए, क्योंकि कोई तर्क आप दे नहीं रहे यहाँ पर, मतलब ये तर्क नहीं दे रहे कि भाई हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया, सिकंदर महान था ही नहीं, सिकंदर ने दरअसल पोरस को हराया ही नहीं था,
आप इन तर्कों के साथ प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, आप सीधे सीधे कह रहे नहीं साहब वो मुझे तो मेड इंडिया करना है, मेक इन इंडिया करना है, लेकिन उसके लिए आपके पास तर्क नहीं है साहब। नहीं आशुतोष जी, ये बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जापान में आप देखिए तो हिरोशिमा पे जब बम गिराया गया था, वहां कोई भी बच्चा अपनी डिग्री पूरी करने के पहले 4 घंटे जाकर के उस मेमोरियल पे बैठता है। उसे ये याद दिलाया जाता है कि हिरोशिमा पे बम गिराने के बाद हमारी पीढ़ियों ने कितना कष्ट सहन किया है। हमारे महापुरुषों ने इतना कष्ट सह करके हमारे देश को आजादी दिलाया। आजादी के बाद बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक रहे। नहीं, मैं मान गया आपकी बात को साहब, मैं मान गया, वो आपकी जज्बातों को समझ रहा हूं, वो तो तमाम भारतीय उससे इत्तेफाक रखते हैं। इसमें प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने खड़े होकर जब उज्जैन विश्वविद्यालय से जब बाइट दे रहे हैं कि साहब जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही विक्रमादित्य, इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर कोई प्रोफेसर कुलपति दे रहा है, उसके पीछे रिसर्च क्या है? रिसर्च ये है कि हमारा अभी चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य को हरा, ये जो चंद्रगुप्त ने सिकंदर को हरा दिया था। और सवाल ये है कि सिकंदर जो है हमारे विद्यार्थियों के, हमारे युवाओं के दिलो दिमाग में रहे। हमारे विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त या ये लोग हमारे महापुरुष क्यों नहीं रह सकते? जब उनके बारे में नाम सुनेंगे, जानेंगे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। चल मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना कि किसने कहा महापुरुष नहीं है। सवाल तो ये है, ये कॉन्ट्रडिक्शन तब होता है जब कोई कहता है कि विक्रमादित्य महान नहीं है, तब आप कहते नहीं साहब। मैं फिर से आऊंगा प्रोफेसर साहब, मैं आऊंगा फिर से आपके साथ, कुलपति हैं आपके पास, फिर से आऊंगा। मेरे साथ निदेशक हैं विक्रमादित्य संस्थान के श्री राम तिवारी जी, काफ़ी रिसर्च करते हैं। सर, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही विक्रमादित्य, इस विचार और इसके इतिहास और इसके तर्क आपसे समझेंगे। देखिए सर, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि इसको दलगत राजनीति तक सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विषय वह है ही नहीं, ये राष्ट्र का विषय है। पहली बात कि सिकंदर हिंदुस्तान में काबिज हुआ ही नहीं, और दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे देश थे जिस पर उन्होंने विश्व विजेता के रूप में कोई दखल नहीं कर पाए, चाहे वो चीन हो, चाहे भारत हो, और भी सारे देश हैं, दक्षिण अफ्रीका के सारे देश हैं, लैटिन अमेरिका है। लेकिन एक यूरोपीय इतिहासकारों ने, क्योंकि वो उस वक्त हिंदुस्तान को पदाक्रांत करना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बदला। केवल अब जैसे एक इतिहासकार ही बताते हैं कि सिकंदर न केवल पोरस से जो आखिरी जो लड़ाई उनकी सिकंदर से हुई है, तो जो हमारी जो फिल्में जो बताती हैं, जो इतिहास के जो कहते हैं कि एक तरह से प्रदूषित इतिहासकारों के साथ जिन्होंने किया, तो वो ये था कि सब वो जो पॉपुलर डायलॉग जो है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या व्यवहार करता है। मजे की बात यह है कि पोरस को उन्होंने हराया ही नहीं, बल्कि इतिहासकार ही बताते हैं कि जब सिकंदर वापस जा रहे थे तो पोरस का जो उनका राज्य है वो तो उन्होंने वापस किया ही, ऐसा वो इतिहासकार बता रहे हैं। बल्कि आंबी कुमार, जिसने हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए सिकंदर को प्रेरित किया था, उसका राज्य भी वो पोरस को दे के गए। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि एक पराजित राजा को आप उसका तो राज्य वापस कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ दूसरा जो आपका मित्रवत राज्य संगठन था उसको भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो इतिहास की जो विदेशी शैली जो रही, उपनिवेशवादी जो शैली रही है विक्रमादित्य को लेकर, तो विक्रमादित्य को लगभग इस तरह से नकार दिया गया था कि यह शख्स हुआ ही नहीं है। DC सरकार करके एक हिस्टोरियन हुए हैं जो हिंदुस्तान के ही थे, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। उन्होंने तो लगभग आज की भाषा में हम बात करें तो सुपारी लेकर ये कहा कि मैं सब मान सकता हूँ, विक्रम संवत का प्रवर्तन यहाँ से हुआ ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन विक्रमादित्य नाम का कोई राजा यहाँ हुआ ही नहीं। उसके पीछे लाइन ये थी कि विक्रमादित्य ने जो बाहरी जो हमला है, मैंने हिंदुस्तान पर जो सबसे बड़ी बात जो लगातार जो आरोपित होती रही है कि हिंदुस्तान में बाहर के लोग दाखिल होते रहे, काबिज होते रहे और हिंदुस्तान के लोगों को पराजित करते रहे। विक्रमादित्य वो पहले शख्सियत हैं, और बल्कि मैं आज की भाषा में बात करना चाहूँगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, हिंदुस्तान के वो पहले फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने शकों को, विदेशी आक्रांताओं को देश से निर्णायक रूप से बाहर किया।
इराक के पास की जगह से वो शक लोग आए थे जी। चाइना मूल के थे वो, और उसके बाद उन्होंने वहीं पर जाके छोड़ा। दूसरी बात कि सिकंदर के हाथ अपने परिवार के खून से, अपने साथियों के खून से, और जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य है उनके खून से रंगे हुए हैं। लेकिन विक्रमादित्य एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने केवल शकों को पराजित करने में एक निर्णायक भूमिका बनाई, तलवार उठाई, हथियार उठाए। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, उसमें किसी भी राज्य के जो देशी राजे रजवाड़े थे उनका किसी का साथ भी उनको पराभूत करने में या उनको नष्ट करने में कोई भूमिका उनकी नहीं रही। सम्राट अशोक के बारे में हम बात कर सकते हैं कि भाई कलिंग का जो विजय का विषय है उसके बारे में एक दुखद वो है कि भाई किसको हराया, तो अंत में हमारे भाई बंधु को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है सिकंदर से उनका कोई आमने सामने कोई संघर्ष नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अंत में नंद वंश का निर्मूल किया। तो एक दूसरा यह है कि जो भारतीय परंपरा जो है इतिहास की, उसके बारे में हमको फिर से इंट्रोड्यूस होना चाहिए। वो लाजमी ज़रूरी इसलिए भी है कि अंग्रेज़ों ने बाकी तो हिंदुस्तान पर जो काबिज हुए, हमारी संपदा को लूटा, हमारे इतने सारे नरसों और सारी बातें हैं, और अंग्रेज़ों ने न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर उन्होंने सभ्यताओं के विनाश का कार्यक्रम नहीं किया हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे में और तमाम सारी हम बात अफगानिस्तान सारी बातें हम कर सकते हैं। तो हमको कम से कम अपने जो लोग हैं, चाहे वो विक्रमादित्य हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे और जो ऋषि परंपरा है, केवल राजा महाराजाओं ने ही हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं बनाया है, बल्कि ऐसे तमाम ऋषि परंपरा रही है, चाहे ऋषि भारद्वाज हो सब, तो उन्होंने भी देश को अलग अलग तरह से समृद्ध करने का आप कहना चाह रहे हैं सर कहीं ना कहीं इतिहास को सही तरीके से रीराइट नहीं किया गया, मतलब क्योंकि अंग्रेजों ने तो अपनी पूरी वो फिलॉसफी उसमें दिखाई दी थी। अनिल बुलचंदानी जी, फायदा किससे हुआ अगर इस इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाया गया? उससे फायदा किसे? और अब अगर इसको आप ठीक कर देंगे तो इससे भारतीय जनमानस को क्या फायदा है? देखिए, 1947 के बाद से लेकर आज तक तुष्टीकरण की राजनीति इस देश पर हावी रही। कांग्रेस ने मुगलों के शासकों को हमेशा से इस देश के इतिहासकारों को हीरो बनाकर पेश किया। अभी ताज़ा घटना देखिए, अतीक खान जो एक आतताई था, अत्याचारी था, उसकी जिस भी घटनाक्रम में पुलिस शंका के दायरे में जिस प्रकार से भी हत्या हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, परंतु उसको भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। कौन कह रहा है? कांग्रेस का नेता कह रहा है। कांग्रेस ने भारत के इतिहासकारों को, भारत के योद्धाओं को कभी भी इतिहास में पढ़ाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इस देश के सनातनी हिंदुओं के इतिहास को केवल तुष्टीकरण, एक मत, एक जात, एक संप्रदाय के मत हासिल करने के लिए इतिहासकारों का हमेशा से शोषण किया। और उस इतिहास की जब भी कभी बात आई, आज अगर विक्रमादित्य की बात आ रही है, विक्रमादित्य के बारे में अगर मध्य प्रदेश का छात्र पढ़े, उससे कांग्रेस को दिक्कत क्या होनी चाहिए? अगर इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ने को मिलता है, विक्रमादित्य जी का इतिहास इतना लंबा है कि जैसा कि अभी तिवारी जी बता रहे थे, वो एक महान योद्धा थे, उनको छुपाया गया, बताया ही नहीं गया। विवेक जी, दिक्कत क्या है कांग्रेस को? देखिए, सबसे बड़ी बात, मूल प्रश्न तो यहाँ पर यह है कि एक विश्वविद्यालय में एक कहावत को बदल देने से छात्रों का क्या लाभ है? मैं सीधा सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने विक्रम विश्वविद्यालय, जहाँ विक्रमादित्य जी की भूमि है, आपने वहाँ पे उनको जो जीता विक्रमादित्य कह दिया। दूसरे संभाग में जाएंगे हिंदुस्तान के तो वहाँ कहा जाएगा जो जीता वो महाराणा प्रताप। क्या फायदा? सीधे बताइए, सवाल पूछ रहे हैं। छात्रों को क्या फायदा? छात्रों को क्या फायदा बताइए? दिक्कत क्या है? दिक्कत भी तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। फिर दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं। नहीं, सस्ती लोकप्रियता नहीं, भारत के युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी भारत कैसे के इतिहास की जानकारी, नौकरी कैसे अरे मिलेगी? पर उनको इतिहास तो समय पढ़ाइए। में कब होंगी? सस्ती शिक्षा कैसे मिलेगी? केवल किताबी कीड़ा बनाकर भारत के छात्रों को यहाँ पे कह रहे हैं कि पढ़ाना नहीं चाहते, इतिहास विलुप्त कर दिया आपने और उनको केवल किताबी कीड़ा बना दिया। बच्चे किताब रटकर केवल डिग्री हासिल करके बैठे हैं। कांग्रेस के राज में इतिहास में किताबों में मदर टेरेसा का भी उल्लेख है, नेल्सन मंडेला का भी उल्लेख है, जो भारतीय नहीं है। सबसे बड़े शांति के दूत मदर टेरेसा का सच्चाई तो सामने लाइए। मदर टेरेसा कहां से पैदा हुई? उन्होंने, हम मूल प्रश्न से भटक रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे छात्रों को छात्रों को इस चीज से क्या फायदा है? श्रीराम तिवारी जी, आप विक्रमादित्य जी पे लगातार शोध कर रहे हैं, छात्रों को इससे क्या फायदा? मैं अखिलेश जी से भी इसके बाद ये सवाल पूछूंगा। पहले श्रीराम तिवारी जी। देखिए, मेरे मित्र ने जो बात कही, मैं दलगत राजनीति में जाना नहीं चाहता,
पहली बात तो यह है कि छात्र वो हैं क्यों? छात्र इसलिए हैं कि उनको विद्या अध्ययन के लिए जा रहे हैं, तो उनको विद्या के लिए चाहे वो ज्ञान हो, विज्ञान हो, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमी हो, इतिहास हो, प्राच्य इतिहास हो, इसके बारे में उनको जो भी उनको जानकारी लेना चाहिए वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब उसके बाद उसकी जो रस निष्पत्ति है कि वो पढ़ लिख लिए, उसके बाद उनके रोजगार की बात है, वो एक दूसरी तरह का प्रशासनिक प्रश्न है जिसके बारे में राज्य को, सरकार को विचार करना चाहिए। उसके बारे में मुझे अभी कुछ टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को आरोपित करके कुछ भी नहीं करने पाले, यही तो अंग्रेज़ों की रणनीति थी। तो अंग्रेज़ चले गए हैं, अंग्रेज़ों के साथ साथ हमको सिकंदर को भी बाहर करना है, और बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैंने हिंदुस्तान के पराभूत होने के बाद, अंग्रेज़ों के राज होने के बाद जो कालगणना का जो केंद्र उज्जैन था उसको उन्होंने शिफ्ट करके ग्रीनविच ले गए, जहाँ पर सूर्य उदय होता ही नहीं है, वहाँ पर उन्होंने कालगणना, और हम सबने मान लिया कि हाँ वो होना है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। अंग्रेज ही थे, अंग्रेज हिस्टोरियन ही थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर आदिवासी जो हैं उनकी स्वाधीनता संग्राम में कोई भूमिका नहीं। ये मध्य प्रदेश ही है जहाँ पर बताया गया कि टंट्या भील हो चाहे भीमा नायक हो, ऐसी जो लंबी परंपरा है हुआ। जबकि हिस्टोरियन ने जो काम किया, मैं अपनी बात को इसीलिए बार बार मैं सीमित रखना चाहता हूँ कि इतिहास ने जो दुर्व्यवहार किया है हमारे भारतीय नायकों के साथ, वो राजा रजवाड़े हों, ज्ञान परंपरा के लोग हों, आदिवासी जन हों, या और तमाम जो सारे लोग हों, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो षड्यंत्र जो किया हमारे मनोबल को तोड़ा, हमारे में एक तरह की हताशा का भाव भर दिया कि हम कुछ हो ही नहीं सकते। तो इसको बदलने की ज़रूरत है। इसको एक्स बदलता है, वाई बदलता है, जेड बदलता है। दूसरी बात यह है कि विक्रमादित्य शोधपीठ जो है 2009-10 में ये स्थापित हुआ, और हम तो लगातार रिसर्च करके, बल्कि 1943 में जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ तब विक्रम संवत के 2000 वर्ष पूरे हो रहे थे, तब उज्जैन में, ग्वालियर में, मुंबई में तमाम जगह ये कार्यक्रम हुए, और तमाम हिस्टोरियन को इकट्ठा करके इतिहास के बारे में एक पुनर्पहचान करने का प्रयास किया गया। यह पहचान का प्रयास अभी भी जारी रहना चाहिए, चाहे वो टंट्या भील हो, चाहे विक्रमादित्य हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, और बहुत सारे लोग हम कर सकते हैं, चाहे ऋषि भरद्वाज हो, चाहे वो अत्रि हो, चाहे अगस्त्य हो, चाहे परशुराम हो, सबके बारे में गंभीरता से खोज पड़ताल करके जो तथ्य हैं उनको सामने लाने और उनसे सबक सीखने की ज़रूरत है। इतने सी बार मेरी बात है। ठीक है, मैं अखिलेश जी के पास जाऊँ उससे पहले विवेक जी, ये ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई नाम परिवर्तन होता है और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई नाम जब लाना होता है तो कांग्रेस की या तो प्रतिक्रिया नकारात्मक रहती है या फिर उदासीन रवैया होता है, और उसमें तंजात्मक लहजा भी रहता है, अरे साहब नाम बदलने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसको इतिहास के पन्नों को खंगाल के उसको प्रॉपर तरीके से अगर लेकर आ रहे हैं, तथ्यों के साथ में, तर्कों के साथ में, और अगर भारतीय योद्धा, भारतीय इतिहास और भारतीय नाम उसमें निकल कर आ रहे हैं, तो कांग्रेस को इसमें क्या दिक्कत है? और कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में ऐसा लंबा समय उनका सेंटर की राजनीति में रहा, केंद्र की राजनीति में भी रहा। अगर हम इस समय स्टेट की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लंबे समय आपकी गवर्नमेंट रही है, सरकार रही है। ये आप लोगों के द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और ये भाजपा और आरएसएस का दुष्प्रचार है कि हमें किसी चीज़ से आपत्ति, हमें किसी चीज़ से आपत्ति नहीं है। हम शैक्षणिक क्षेत्र में विकास के लिए हम हमेशा से चाहते हैं कि विकास होना चाहिए। आप देखेंगे देश में चाहे आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, उसकी नींव अगर रखने वाले कोई थे तो वो कांग्रेस की सरकार में ही नींव रखी गई है। आपकी भाजपा की सरकार में आप बता दीजिए कितने नए आईआईटी खुले, कितने नए एम्स खुल गए, कहीं देखिए कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ में कोई परिवर्तन हो रहा है तो आपने वो परिवर्तन तय कैसे किया, उससे सीधा लाभ किसको होने वाला है, इस पे चर्चा होने की आवश्यकता है। आज कहीं ना कहीं आरएसएस की मानसिकता है कि ये बंटवारे की राजनीति है। ये एक आज विक्रमादित्य कैसे, ये कहीं ना कहीं साझी विरासत है। देखिए कहीं मैं फिर कह रहा हूं, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में विक्रमादित्य जी को महान बताया जाएगा तो कल जीवाजी विश्वविद्यालय में जीवाजी को बताया जाएगा, जबलपुर के विश्वविद्यालय में जबलपुर के किसी। इसी तरीके से अगर क्षेत्रों में हम डिवाइडेशन करते रहेंगे, और पहली बात कहावत तो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, ये कांग्रेस की परिपाटी कहावत तो स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली चीज है, विश्वविद्यालय में, आप कॉलेजों में कहां कहावत पढ़ा रहे? सबसे बड़ी बात दिल्ली के छोटे से क्षेत्र में अगर हम कहते हैं लुटियन जोन में, एक अगर आप तुगलक रोड नाम रख देते हैं, अकबर रोड नाम रख देते हैं, अलग अलग तरह के नाम, तब आप नहीं कहते कि नाम बदल के सिर्फ नाम बदलने से विकास हो रहा है क्या? नाम बदलने से लाभ किसका हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं, मैं बार बार, मेरा मूल प्रश्न यह है कि छात्रों को इस कहावत के बदलने से क्या लाभ? प्रोफेसर साहब, इसका नौकरी मिलने वाली
वाली है। छात्रों को इससे क्या लाभ हो रहा है, ये प्रश्न लगातार विवेक जी पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हेलो प्रोफेसर सर। हाँ, मैं मतलब विवेक जी की बात मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और जो हम लोग महसूस करते हैं कि एक विद्यार्थी को अपने देश की संस्कृति, अपने देश के इतिहास को पता होना चाहिए, और जब वो उसको अपने देश के बारे में पता होता है तो एक तरीके से वो अपने जो आगे उसका फ्यूचर होता है, काम होता है, उसी हिसाब से होता है। क्योंकि शिक्षा जो होती है किसी देश की संस्कृति होती है, और संस्कृति का माध्यम दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का वो भी शिक्षा ही है। इसलिए यदि महापुरुषों के बारे में जानकारी होती है तो डेफिनेटली उनमें एक गर्व का भाव आता है। मैं उदाहरण के तौर पे एक बताना चाहूँगा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 49 में चाइना हुआ। जापान जो है वो चाइना पे आक्रमण किया था, मतलब जो गुलामी थी जापान से थी। चाइना ने आज जापान का नामो निशान नहीं मिलता। जब आज भी हमारे इतिहास में जो बच्चों को सिखाया जा रहा है, कई जगह जो है हमारे महापुरुषों को दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, और ब्रिटिश आक्रांता जो रहे हैं उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। इतिहास जो लिखा गया है कहीं ना कहीं दूसरे जो आक्रांता रहे अपर हैंड उनका है और हमारे अपने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात मैं एक करना चाहूँगा। हमारे एक वैदिक मैथमेटिक्स, एक पुरी के शंकराचार्य ने वैदिक मैथमेटिक्स लिखा। वो किताब जो है बम्बई के एक बहुत बड़े संस्थान में रखने, लाइब्रेरी में रखने को मिली, परमिशन नहीं मिली। और जब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट आया, उसने एक सेमिनार में बोला कि ये तो मैजिक है, तब उसको रखने का उसमें परमिशन मिली। यदि हमारे युवाओं को यह पता होता कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या है और उसका इतिहास पता होता, तो मुझे लगता है साइंटिस्ट ये बात नहीं करते कि वहाँ पे रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम शिक्षक महसूस करते हैं कि विद्यार्थियों को भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास बिल्कुल उनको पता हो, और जो कार्य हमारे अपने हैं उनको प्रोजेक्ट किया जाए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि भाई अगर असल इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उससे गौरव की अनुभूति होती है, और रिसर्च जो एक्चुअल रिसर्च है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर साहब, हम उम्मीद करेंगे कि मतलब आप और भी जब अपने विश्वविद्यालय में पहुंचे तो इसके साथ में और भी जो तर्क यहाँ पर, जो क्वेश्चन यहाँ पर विवेक त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, उनको भी आप थोड़े एड्रेस करें कि भाई किस तरह से, क्यों, किस लिए। और अक्सर हमने देखते हैं कि शिक्षाविद होते हैं, वो जैसे कहीं पॉलिटिकल लाइन आती है, वो पॉलिटिकल लाइन से शिक्षाविद को मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से कोई भयभीत होना चाहिए। जो सच है बोले, जहाँ वो सच्चाई को रखने। नहीं, विवेक जी से हमारी डिस्कशन होता रहता है। हाँ। विवेक जी युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, और मतलब ये तो मैं एक शिक्षक हूँ, मैं इसलिए जो हमारा शिक्षा के प्रति हमारा अपना, हम लोग डरते नहीं हैं, लेकिन डिस्कशन सब लोग अपने पे, ये विवेक जी जो है युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, युवाओं से वो डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली उनका युवाओं के प्रति क्या सोच है वो उनके प्रति वो डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते अब कई बार ऐसा होता है कि यदि हम इतिहास और गौरवशाली इतिहास को नहीं पढ़ाएंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो शिक्षा केवल बहुत इंटेलिजेंट है। यदि वो एटम बम बनाता है, एटम बम का उपयोग एनर्जी में भी हो सकता है। आइए सर, जापान से आइए सर, भारत पे आइए सर। 3 उदाहरण आपने जापान, चाइना पे दे दिए हैं, उस पर भी हम आएंगे। अब समय बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूँगा सर, अनिल जी से शुरू करूँगा। अनिल जी, आपकी सरकार लगातार जो है, या यूँ कहे आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान इस तरह के जो मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं, मकसद क्या है? आशुतोष जी, ये सब जो घटनाक्रम होते, नाम बदले जाते, तो भारत का युवा हमसे पूछता है कि ये नाम
हबीबगंज का रानी कमलापति क्यों रखा गया, तो उसे इतिहास बताया जाता है कि हबीब खान कौन था और कमलापति कौन थी। हमारे युवा हमसे पूछते हैं कि आखिर मुगलों का जो इतिहास उन्हें पढ़ाया गया, उन्हें ऐसा लगता है कि भारत में कोई शूरवीर थे ही नहीं। अब जब नाम बदले जाते हैं तो भारत के युवाओं को समझ में आ रहा है कि इस देश में 65 साल तक जिस राजनीतिक दल कांग्रेस ने शासन किया, उसने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर मुगलों के मत हासिल, उनके मुगलों के जो है ना, जो कहते हैं 800 साल हमने राज किया है, उनके वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस को लगता था हिंदू वोट तो देगा ही देगा, थोड़े टोपियों के वोट मिल जाएंगे, उससे हमारी सरकार बन जाएगी। 65 साल तक उनकी सरकारें बनती थी। अब उन्हें भी समझ में आ गया कि कांग्रेस ने उनका भी शोषण किया, उनको केवल रोडों के नाम पर स्थित कर दिया, उन्हें शिक्षा दीक्षा नहीं दी। आज इस देश के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सरकार ने जब हिंदुस्तान के मुसलमान को भी शिक्षा दी, अब उन्हें समझ में आ रहा है इन रोडों के नाम से नहीं, इतिहासकारों का नाम आना चाहिए। जो शूरवीर था उसे शूरवीर बताना चाहिए, जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, भारत के योद्धाओं का नाम आना चाहिए। अब राष्ट्रवादी सरकार है, भारत की सरकार है, सबकी सरकार है, भारत के मतदाताओं की सरकार है, वो सच सामने ला रही है। कांग्रेस की राजनीति धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। कांग्रेस की पीड़ा है कि उसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए हर अच्छे कदम का विरोध करना उनकी राजनीति का। विवेक जी, आप जो जीता वही सिकंदर बोलेंगे आज से, कि जो जीता वही विक्रमादित्य बोलेंगे? फाइनल मैं तो बार बार छात्रों की बात बोलूंगा, जहां छात्रों का भला जो होगा जीता वही सिर्फ वही सिकंदर बात बोलेंगे बोलूंगा। कि जो जीता वही विक्रमादित्य बोलेंगे? मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जिस तरीके की क्रिया है उस पर प्रतिक्रिया आना आवश्यक है। आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होनी चाहिए। युवा नेता है कांग्रेस पर, हमने कहा जो जीता वही सिकंदर या जो जीता वही विक्रमादित्य? मूल प्रश्न पे ही बात करूंगा, मूल प्रश्न का ही जवाब बड़े कष्ट हो रहा है सर आपको बोलने में। मैं पूछना चाहता हूं, इससे छात्रों को क्या लाभ होने वाला है? नौकरी कैसे मिलेगी छात्रों को? सस्ती सिकंदर बोलने से नौकरी कितने को मिल गई सर? शिक्षा कैसे मिलेगी? सस्ती शिक्षा कैसे? जो जीता वही सिकंदर बोलने से अब तक कितनों को नौकरी मिल गई सर? परीक्षाएं कैसे होंगी? टाइम पे परीक्षाएं कैसे होगी? न्यायालय पूछ रहा है। मेरे सवाल को आप जितना टाल रहे हैं सर, जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है, नहीं करा पा रहा है। टाइम पे परीक्षाएं कब होंगी? शिक्षा में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पे शिक्षा की क्या स्थिति है? वहां पे कहावत नहीं बदल गई कि जो जीता महाराणा प्रताप, जो जीता वहां महाराणा प्रताप। सरकार ने मिलकर वहां पेपर लीक करवाए, सरकार के कर्मचारी उसमें शामिल हैं, और वहां का मुख्यमंत्री कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, वहां एक्शन नहीं उठाना है। परंतु जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, व्यापम का घोटाला करने के बाद आपने व्यापम का नाम बदल दिया, तो क्या आपके पाप धुल गए? क्या उससे पाप नहीं धुले जा सकते? कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि जो व्यापम में घोटाला किया वो इतिहास में याद रहेगा। छत्तीसगढ़ में जो व्यापम मध्य प्रदेश में, हमने तो इतिहास में महाराणा प्रताप को पढ़ा है, अशोक को पढ़ा है, हमने पढ़ा है, आपने शायद सिकंदर पढ़ा होगा। हमने जो इतिहास पढ़ा है उसमें तो हमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं लगा कि एक पक्ष के बारे में तो पूछ रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आप बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? एक कहावत को बदल के बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? साल से रोजगार, बेरोजगार और तमाम इस तरह के मुद्दे सुनते आती हैं, और चुनाव आता है तो हम ये तमाम सवाल सुनने लगते हैं। रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, और फिर 5 साल बाद देखिए कितने हास्यास्पद है। क्योंकि अब मैं अंतिम चरण में पहुंच चुका हूं, मैं अब सवाल तो नहीं लूंगा, एक अंतिम सवाल श्री राम जी से जरूर लूंगा, लेकिन जरूर आपको बताऊंगा दर्शकों कि देखिए कितना हास्यास्पद है। और आप लोग भी देखिए और हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग भी जब माइक लेके पहुंच जाते हैं, बड़ी सी गाड़ी के अंदर नेता उतरता है, उसको ये नहीं पता होता कि इतनी महंगी गाड़ी से जिससे उतर रहा है उसका माइलेज कितना है, माइलेज कितना है उसका, और नीचे उतर के बोलता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं बैंकर साहब, और उसके बाद फिर एसी चालू करता, जल्दी करो, गाड़ी चला के सीधे एयरपोर्ट भागता है। उसको ये नहीं पता कि जिस गाड़ी में चल रहा है उसका 1 लीटर में शायद 4 या 5 किलोमीटर की एवरेज वो देरी होगी, 7 किलोमीटर की देरी होगी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पेट्रोल डीजल डलाने वो जाते भी नहीं है। कभी आपने नेता की गाड़ी को इस तरह से खड़े होते नहीं देखा होगा, ना वो आपको पता चलता होगा कैसा दे रहे हैं। लेकिन हम मीडिया पर्सन भी हम अपने ऊपर भी देखते हैं कि हम उनके बाइट ले रहे होते हैं, फिर कहते हैं बड़ा बयान नेताजी का, महंगाई बढ़ गई है और अब बेरोजगारी बढ़ गई है। हमारी भी गलती है, हम स्वीकार करते हैं। श्रीराम तिवारी जी से आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगा सर, विक्रमादित्य जी को क्या लेकर वाकई में इतिहास जो बोलते हैं ना कि इतिहास ने नहीं पढ़ा, तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि इतिहास नाम का एक शख्स था, वो बहुत ही निष्ठुर था, एक बहुत ही बेकार टाइप का व्यक्ति था, इतिहास ने भुला दिया, इतिहास ने नहीं जगह दी। तो वो इतिहास नामक जो व्यक्ति है उसने वाकई में क्या कुछ किया है सर विक्रमादित्य जी के साथ में? देखिए, विक्रमादित्य के साथ तो अन्याय हुआ और हमने उपनिवेशवादी मानसिकता को हमने तिलांजलि नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, विक्रमादित्य एक अलग बात हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों पर, हमारी परंपरा पर आज नहीं पहले भी विचार होता रहा है, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी। अब इसकी जो गति है वो तेज़ हुई है, और विक्रमादित्य हों या जैसे विवेक जो बोल रहे थे
कि क्यों नहीं अहिल्याबाई के बारे में, क्यों नहीं कल्चुरी परंपरा के बारे में, क्यों नहीं कलिंग परंपरा के बारे में, या देश में जो हुआ है, या तो उस सब के बारे में जानकारी क्यों नहीं होना चाहिए। और जानकारी होने का मतलब ये है कि ज्ञान यदि आपके पास है, चाहे फिर वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हो, चाहे फिर आपके पास इतिहास का हो, चाहे वो आर्थिकी का हो, तमाम जो सारी जो ज्ञान है वही आपको टिकाएगा, वही आपको मजबूत करेगा, वही आपको रोज़गार दिलाएगा, या रोज़गार तो छोटी बात हो गई, संसार में कुछ बेहतर या बड़ा करने के लिए भी ताकत वही देगा। जैसे हमने अभी जब चर्चा में विवेकानंद का नाम आया, शायद पांडे साहब ने लिया, या आदिगुरु शंकराचार्य की बात है, तो वो कौन से नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस हिंदुस्तान को और दुनिया को बदलने का जो काम किया है वो आज भी हम उसके सामने नतमस्तक हैं। वही बात विक्रमादित्य की है। विक्रमादित्य ऐसे वॉरियर थे जिन्होंने न केवल विदेशी आक्रांतों को बाहर किया, बल्कि जिस दिन उन्होंने राज्य का अधिग्रहण किया शकों को हराने के बाद, तो अपनी जनता को ऋण मुक्त किया अपने खजाने से, शासकीय खजाने से नहीं। हिंदुस्तान में क्या और दुनिया में क्या, इस तरह का उदाहरण हमको देखने को नहीं मिलता है। तो विक्रमादित्य कोई छोटी चीज़ नहीं थे, समुद्रगुप्त कोई छोटी चीज़ नहीं थे, या चंद्रगुप्त मौर्य हों, या कल्चुरी हों, या राजा भोज हों, लेकिन हमको वो याद रखने की, और उनकी जो बातें हैं, उनके जो मैसेजेस हैं, चाहे विक्रमादित्य केवल एक अकेला नाम नहीं है। जैसे नवरत्न परंपरा की बात हम करते हैं तो कालिदास भी हैं, वराहमिहिर भी हैं, उसमें राजनय वाले लोग भी हैं। ऐसा क्या राजनय का तरीका था कि आज मैंने सिकंदर को अपने यूनान से चल के यहाँ आते हैं तो खून में तलवार को भिगाना पड़ता है। विक्रमादित्य ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने अपना जो चक्रवर्ती राज्य जो है वो बगैर तलवार चलाए लोगों को जोड़ने की कोशिश की। तो वो राजनय के तरीके क्या थे, ये हमको जानने की ज़रूरत है। ठीक वैसे ही जो आर्थिकी का जो विषय है कि कैसे उन्होंने अपने समाज को ऋण मुक्त किया, और उसके बावजूद समाज के ढांचे पर ज़्यादा जोर नहीं आया। कैसे उन्होंने बाकी जो ज्ञान परंपरा है, या बहुत सारी जो जानकारी मिलती है कि ईरान में उन्होंने जाके वेधशाला बनवाई, वराहमिहिर ने जो कालगणना का जो बड़ा केंद्र बना, उज्जैन में ही भास्कराचार्य हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, कई तरह के लोग हैं। तो कि मतलब उज्जैन की बात नहीं कर रहे, विक्रमादित्य तो एक बहाना है, लेकिन विक्रमादित्य के बहाने हम हिंदुस्तान का जो गौरव है उसको फिर से पहचानने की, उसको स्पर्श करने की, उससे कुछ सीखने समझने की कोशिश करें, इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक त्रिपाठी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल बुलचंदानी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने विचार साझा किए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे मेहमान का अपने विचार रखने के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पब्लिक फर्स्ट पे हमने चर्चा की कि किस तरह से इतिहास को किस अलग अलग तरीके से लिखा गया। हमने ये भी चर्चा की कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, और सवाल ये भी है कि जब करीना कपूर अपने बेटे का नाम तैमूर रखती हैं तो तैमूर आखिर कौन था, चर्चा होती है। नाम अगर आता है तो चर्चा होती है कि आखिर तैमूर कौन था, लोग इतिहास पलटते हैं। और जब इस तरह से अगर बोलेंगे कि जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही विक्रमादित्य, तो अब आप चर्चा होगी और आप फिर कहीं ना कहीं विक्रमादित्य जी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और ये अच्छी बात है कि विक्रमादित्य शोध संस्थान इस पर लगातार कार्य कर रहा है, और इस तरह के तमाम जो रिसर्च आपको वीडियोज़ हैं और जो तमाम जो पत्र हैं वो आपको अब यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। आप जाइए, देखिए, पढ़िए, और आप खुद फैसला कीजिए कि आपको जो जीता वही सिकंदर बोलना है या फिर जो जीता वही विक्रमादित्य। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।